ठीक है जी। ये है हमारी क्लास नंबर 2। ओके। और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करती है। बाकी इससे पहले वाली क्लास के अंदर ये पूरा कोड का स्ट्रक्चर जो है ये हमने देखा था, इंक्लूड के फ़ोल्डर में क्या है, अपलोड के फ़ोल्डर में। और ये हम चीज़ें हमने देखी थी। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि पीएचपी के अंदर डाटा किस तरह से डेटाबेस के अंदर जाता है और डेटाबेस से किस तरह रिट्रीव होता है। तो थोड़ा सा उसको हम जो है ना यहाँ पे कॉल बैक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर जो है ना आज का जो टॉपिक है बूटस्ट्रैप का उसकी तरफ चलेंगे। ओके। तो डाटा जो है वो किस तरह से फ्रंट एंड से बैक एंड के पास जाता है। ये सबसे पहले इसके अंदर जो रोल प्ले करती चीज़ वो था हमारा फॉर्म। ठीक है, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कि यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है उसका यहाँ पर उसकी फील्ड्स के अंदर जो भी लिखता है, लिख के जब वो बटन के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, जो फॉर्म के नीचे बटन था, जैसे ये सॉरी ये है जी, ये बटन था हमारा रजिस्टर का। रजिस्टर के ऊपर जब वो क्लिक करता है तो इस बटन की टाइप होती है सबमिट। तो ये जो डाटा जितना भी होता है ये सारा हमारा इसके रिलेटेड जो फंक्शन होता है, फॉर्म के रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है, जैसे अभी इसका जो इस फॉर्म का जो फंक्शन है हमने इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस ये फंक्शन जो है ना फिर रन हो जाता है। ठीक है, और वहाँ यहाँ से हर फील्ड के अंदर से डाटा यहाँ पर हम वेरिएबल बना रहे हैं इनके अंदर आके स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर वैसे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं, इसमें कोई अगर है तो फिर हम यहाँ पर ये शो करेंगे ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। सो फिर अगर तो कोई एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हम ये स्टेटमेंट का एक यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे अपनी स्टेटमेंट रेडी करेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट ही एक्चुअली जो है वो डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करती है। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई पहले से ईमेल तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट की क्वेरी रन करवा रहे हैं डाटाबेस के अंदर। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र। ठीक है, यूज़र हमारे टेबल का नेम है, वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क से मुराद हमारी ये वाली ईमेल है जो यूज़र ने जिस वो ईमेल से अपना अकाउंट बनाना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये हम इसको रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट देन फिर स्टोर रिज़ल्ट। ओके, और यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड जो है मिला है उस ईमेल से मिलता जुलता जिससे यूज़र खुद को रजिस्टर करना चाह रहा है, तो फिर ये शो कर दो दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर नहीं मिला तो फिर क्या करो, फिर हम ये इंसर्ट इनटू की क्वेरी रन कर रहे हैं। ये क्वेरी हम तब रन करते हैं जब हम डाटा को इंसर्ट करना चाह रहे हों डाटाबेस के अंदर। उससे फिर क्या होगा, हम कह रहे हैं इंसर्ट इनटू यूज़र, यानी कि यूज़र के टेबल में इंसर्ट कर दो नेम ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और वैल्यूज़ जो हैं वो ये आएंगी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क से मुराद जो है ये है कि हम वैल्यू इसको बाद में पास करेंगे, जो कि यहाँ पे हम पास करें नेम ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर कह रहे हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। और यहाँ पे इफ़ एल्स का यूज़ किया गया है, हम कंडीशन का यूज़ किया हमने। इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो फिर ये मैसेज शो कर दो अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, और अगर नहीं रन हुई तो फिर ये। अब यहाँ पर जितनी भी फाइल है ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जी मैनेज बुक्स की। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक फॉर्म होगा। वैसे इसके अंदर एडिट का भी फॉर्म है, इसके अंदर ऐड करने का भी फॉर्म है। ये है इसका ऐड करने का फॉर्म, ऐड बुक मॉडल। ठीक है, फॉर्म को हम मॉडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा इसका फॉर्म है, जस्ट लाइक रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसका होगा, ये देखें ये फॉर्म टैग आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर एनक्रिप्ट जो रजिस्टर का फॉर्म था उसके अंदर जस्ट मेथड की प्रॉपर्टी थी और क्लास की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, बल्कि क्लास की भी नहीं होगी क्योंकि उसको हमने एज अ मॉडल यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर मेथड के अलावा आपको इनक्रिप्ट देखने को मिल रही है, प्रॉपर्टी एंड क्लास। ठीक है, क्लास ये हम बूटस्ट्रैप की यूज़ कर रहे हैं मॉडल कंटेंट। और यहाँ पर एनक्रिप्ट का ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पिक्चर्स वगैरह स्टोर करवानी हो, तो जब ज़ाहिर बात है जब बुक का डाटा स्टोर करवा रहे हैं उसकी पिक्चर स्टोर करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी वही सीन चल रहा है, ये फॉर्म आ गया और ये उसकी फील्ड्स आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये सबमिट बटन होगा कोई इसका नीचे, ये रहा सेव बुक टाइप सबमिट। ये बटन जब क्लिक होगा ऊपर इसका हमने फंक्शन लिखा होगा
यहाँ पे अगर मैं ऊपर आ जाऊँ तो ये देखें, मैंने पीएचपी की फाइल यानी कि फंक्शंस की फ़ाइल वैसे अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सारे फंक्शन उसी के अंदर लिखे हैं। जैसे ये डिलीट बुक का यहाँ पर आ गया, ऐड बुक का ये आ गया, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है, ऐड बुक दिस दिस दिस, एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन स्टोर, यानी कि जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइटल, ऑथर, जेनर, ईयर, डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज नेम यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं खुद से, ठीक है, जो अपलोड होके यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर स्टोर होगी। ये हमने फोल्डर का पाथ दिया हुआ है जिसमें स्टोर होगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट इनटू की क्वेरी रन कर रहे हैं, सिंपल इंसर्ट इनटू बुक्स, और ये बुक के टेबल के अंदर जाकर डाटा सारा स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम बोल रहे हैं हेडर लोकेशन मैनेज बुक्स डॉट पी एच पी, तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा मैनेज बुक डॉट पी एच पी की फ़ाइल की तरफ। तो ये था थोड़ा सा इसका रिवीजन इसकी। बाकी यहाँ पर अगर आप कोई भी देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेरीज रन हो रही होंगी। बुक डिटेल में चले जाएंगे तो उसके अंदर यहाँ पर जो हो रही है फैच बुक, यहाँ पर बुक का रिकॉर्ड फैच हो रहा है। सारी बात, जब हमने डिटेल लेनी है तो फिर रिकॉर्ड फैच होगा, डाटाबेस से सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट की क्वेरी रन होगी। तो यही मेन क्वेरीज है हमारी, सिलेक्ट की। अगर रिकॉर्ड को हम शो करवाना चाह रहे हैं डाटाबेस में से तो सिलेक्ट की क्वेरी, अगर डिलीट करवाना चाह रहे हैं डिलीट की क्वेरी, अगर अपडेट करना चाह रहे हैं अपडेट की क्वेरी, अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं न्यू रिकॉर्ड तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी। उस हिसाब से ये सारी फाइल्स के अंदर ये काम हो रहा है। ओके जी, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बैकएंड का, मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। अब जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? देखें, सी एस एस हमने लिखी होगी, आप लोगों ने पहले भी लिखी होगी, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने बोला हाँ हमें पता है कि सी एस एस क्या होती है। जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं उसको हम सी एस एस बोलते हैं, सिंपल। अब सी एस एस की ना तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप तो ये है कि सी एस एस हम लिख सकते हैं इनलाइन। इनलाइन किसको बोलते हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ इनलाइन। यहाँ पर मैं इसको जैम्प को रन कर लेता हूँ। ये टाइप्स को आपने समझना है, जब आप टाइप्स को समझ लेंगे आपको बूटस्ट्रैप की भी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल कोई नहीं है। हो जा स्टार्ट भाई। ओके, एडमिन एंड एडमिन। ठीक है जी, हमने देखना है सी एस एस को, और यहाँ पे मैं आपका प्रोजेक्ट जो है रन कर लेता हूँ। ओके, रन हो गया, ठीक है। अब आप सबका प्रोजेक्ट क्योंकि पीएचपी पे बेस्ड है, तो आपने जस्ट कंसेप्ट समझने पे ध्यान देना है, इससे परेशान नहीं होना कि ये कोई और प्रोजेक्ट ओपन है। कंसेप्ट्स जो है ना वो सेम ही आएंगे सबके, ठीक है। अब मैं आपको सी एस एस की जो टाइप्स होती है ना, पहले मैं वो बताने लगा हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे ना किसी सिंपल पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो ये मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर ना ये रजिस्टर हेयर का यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर अभी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो मैं ये जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ, सी एस एस अप्लाई करता हूँ इस पर। तो इसके ऊपर जो सी एस एस है ना, मैं तीनों तरीक़ों से अप्लाई करूँगा। जो तीन तरीके हैं ना सी एस एस के, वो वैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, और एक हम उसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले जो तरीका आता है हमारे पास वो है इनलाइन का। तो पहले उससे इसकी जो है ना वो सी एस एस के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर आ जाऊँगा, लॉगिन डॉट पी एच पी, और ये एंड के ऊपर होगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है, ये रहा। स्मॉल टैग हमने यूज़ किया हुआ है क्योंकि हम उसको उसका साइज़ जो है वो स्मॉल यहाँ पर शो कर रहे हैं, वेरी स्मॉल साइज़। और यहाँ पर स्मॉल, देन क्लास टेक्स्ट म्यूटेड, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जब हम ये क्लास यूज़ करते हैं तो वो जो टेक्स्ट होता है ना वो कुछ, जस्ट वेट, ओके। तो जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का शो होता है, देखें आप अगर गौर करें, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो टेक्स्ट है थोड़ा डार्क है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये इतना डार्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको हम म्यूटेड बोलते हैं, ओके। ये क्लास यूज़ करने का ये फ़ायदा नुकसान है।
खैर उसके बाद डोंट हैव एन अकाउंट, ये ऐसे ही लिखा शो रहा है। उसके बाद ये है वो लिंक जो हमने यूज़ किया। ए टैग जो है ना HTML के अंदर, ये लिंक्स के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है इसका रजिस्टर डॉट PHP फाइल का है। और यहाँ पर हमने रजिस्टर हेयर इसके ऊपर शो करवा रहे हैं, इस लिंक का नेम रजिस्टर हेयर है, लेकिन इसके साथ जो फाइल अटैच की गई है वो है रजिस्टर डॉट PHP। जब यूज़र यानी कि यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये उसको रीडायरेक्ट करवा देगी आ, हमारी वेबसाइट रजिस्टर डॉट PHP पे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब ये जो रजिस्टर हेयर लिखा है ना, ये आपको पता है कोई बटन नहीं है यहाँ पे, और इसके जो ये अंडरलाइन शो हो रही है, यानी कि जिस तरह कोई पुरानी वेबसाइट के लिंक आपको शो होंगे 1980 की वेबसाइट, उस तरह का लग रहा है। कोई यहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह अप्लाई नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल टैग यूज़ करूँगा। जब भी हमने CSS लिखनी होती है हमें स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ता है, जब भी, चाहे वो हम एज आ इंटरनल यूज़ करें, एज आ एक्सटर्नल, एज आ इनलाइन। ठीक है, तो इनलाइन CSS को बोलते हैं कि किसी भी टैग के अंदर जब हम स्टाइल टैग यूज़ करें। ठीक है, और ये हमें यूज़ करना पड़ता है टैग के ओपनिंग के अंदर, नॉट इन क्लोजिंग। जो HTML टैग्स हैं, काफ़ी सारे जो टैग्स हैं उनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। जैसे लेबल को देख लें, ये लेबल का ओपनिंग, ये लेबल का क्लोजिंग। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर आपको एक टैग लिख के दिखाऊँ, डिव, तो ये देखें, ये इसका ओपनिंग और ये इसका क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग के अंदर स्लैश होता है। ठीक है, मोस्टली जो HTML के टैग्स हैं वो इस तरह ही होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और जो हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं वो हम ओपनिंग टैग में लिखते हैं हमेशा, चाहे क्लास की प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी, हम ओपनिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी ओपनिंग है सारी, ये देखें सारा काम इसका ओपनिंग में हुआ है। ये देखें, लिंक अगर कोई लगाना है वो भी ओपनिंग में, अगर कोई और प्रॉपर्टी लिखनी है तो वो भी ओपनिंग में। खैर मैं यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, और ये हम यूज़ करते हैं जी अ, ये लिखने के लिए CSS। अब ठीक है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमें पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हर प्रॉपर्टी हमें लिखनी पड़ती है, ऑलमोस्ट हर प्रॉपर्टी का जो सिंटैक्स है ना वो यहाँ पर सेम ही है। यानी पहले नेम आता है, उसके बाद इक्वल साइन आता है, उसके बाद ये दो आपको कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमने CSS लिखनी है। तो यहाँ पर अब हम CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लिखते हैं, लाइक कलर। अगर मैं कलर लिख के इसके बाद कोई कलर स्पेसिफाई करता हूँ, लाइक मैं क्या देता हूँ, ब्राउन। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, उसका कलर जो है ना ब्राउन हो जाना चाहिए। इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रजिस्टर हेयर का जो कलर है वो ब्राउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जितनी मर्जी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, और CSS की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशनिंग के अलग हैं। आपको पता होगा, बैकग्राउंड कलर, कलर, विड्थ हाइट, सॉरी विड्थ हाइट, उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, पता नहीं कितनी सी प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से एक आती है इसकी ना, टेक्स्ट एंड डेकोरेशन, आई थिंक कुछ इस तरह से इसकी ये क्लास। और इसको अगर मैं नन करता हूँ तो वो जो इसकी नीचे लाइन थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन, स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट है, ओके। और अगर रीलोड करता हूँ, बिल्कुल यही है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी CSS की है। इससे क्या होता है कि वो जो लिंक की जो लाइन सी आती है वो ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारी आती हैं। तो बस आपको ये बताने का मकसद ये था कि ये होती है इनलाइन CSS, जो हम किसी भी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनल CSS पे। इंटरनल CSS क्या होती है, जिस फाइल के अंदर हमारा टैग है, ठीक है, जैसे ये फाइल है, इसी फाइल के अंदर हम टॉप के ऊपर जो है ना स्टाइल टैग ओपन कर सकते हैं। यानी कि बजाय इसकी कि हम हर कंपोनेंट के अंदर उसकी अलग अलग CSS लिखें, जैसे अगर मैं इस डिव की CSS लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर लिखूँ, इस डिव की लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे, इस डिव की यहाँ पे, तो ये काफ़ी सारा जो है ना काम आपको पता है मुश्किल हो जाता है, मतलब आपका कोड जो है ना वो भी काफ़ी गंदा शो होगा। ओके, तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फाइल होती है ना जहाँ से हमारी HTML शुरू हो रही है, जस्ट HTML के स्टार्ट होने से पहले हम स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं, जैसे नीचे ओपन किया था ये देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। स्टाइल ऐसे ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को कॉल कर करके उनकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। तो कंपोनेंट को जैसे हम कॉल करते हैं, जैसे क्लास बना लेते हैं कंपोनेंट की, उसकी आईडी बना लेते हैं।
ठीक है। तो कंपोनेंट्स को कॉल करने का यहाँ पर ना डिफरेंट मेथड्स हैं। कंपोनेंट का आप नेम भी लिख सकते हैं, जैसे ये ए है ना, ठीक है, ये ए टैग है। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँगा ना, ए ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी ए टैग होंगे ना, जितने भी ए टैग होंगे सब के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी जो मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ना डिव, ठीक है, तो जितने भी डिव टैग है ना सब के ऊपर जो यहाँ पर मैं स्टाइलिंग लिखूँगा ना वो अप्लाई होगी। यहाँ पर स्टाइलिंग कुछ इस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पर पहले प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद ये करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हम सी एस एस की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी रेड। तो आप देखेंगे जितनी भी डिव्स है ना, अच्छा इसके एंड के ऊपर ये भी लगाना पड़ता है, जितनी भी डिव्स है ना उनका कलर जो है ना रेड हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, सबका कलर रेड हो गया। ओके। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ टैग कोई और, जैसे लगा लें ये लेबल, ठीक है, लेबल, लेबल मीन्स ये ईमेल पासवर्ड के ऊपर जो लिखी हुई है ना फील्ड से पहले हेडिंग, दिस इज दीज आर लेबल्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर कह देता हूँ लेबल, सॉरी इसके अंदर नहीं, लेबल को हमने गेट करना है। इधर नीचे आएंगे और अब हम लेबल टैग को टारगेट करेंगे। मैं लेबल कह देता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी में कोई लिख देता हूँ, जैसे कलर, कलर को इसका हम कर देते हैं जी एक्वा, एक्वा। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों जो लेबल्स है ना इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये है इंटरनल सीएसएस। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि हम एक, अगर फ़र्ज़ करें हम जस्ट एक डिव का कलर चेंज करना चाहते हैं, या अगर एक लेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका हम कोई और करना चाहते हैं, इसका कोई और करना चाहते हैं, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आती हैं क्लासेस। ठीक है, अब क्लासेस कैसे काम करती हैं सीएसएस की, ये आपने देखना थोड़ा सा। ओके, तो क्लासेस कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई क्लास डिफाइन कर देंगे। फ़र्ज़ करें आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस डिव ओनली, ठीक है, ये कंटेनर डिव है। तो इसकी जो क्लास है ना, ये हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका नेम जी डेमो, जस्ट कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है, मैं इसका नाम बस डेमो रख रहा हूँ। तो डेमो रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इस डिव को मिटा दूँगा, और यहाँ पर मैं कर दूँगा डॉट डेमो, ठीक है। डॉट मीन कि हम उस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, इसको। अब क्या होगा कि अब जस्ट ये डेमो क्लास जिस जिस को हम पास करेंगे ना, जिस जिस भी एलिमेंट को हम डेमो क्लास पास करेंगे उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो हम यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जस्ट जो एक कंटेनर है ना, ये देखें जो हमारा मेन कंटेनर था डिव, उसका कलर अब चेंज हुआ है, बस एक का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है क्लास का कंसेप्ट। अब जिसका भी मैं कलर, अगर फ़र्ज़ करो मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं डेमो क्लास पास करूँगा और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यही हो जाएगा। जैसे मैं इसको डेमो डेमो के वर्ड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा सबमिट का बटन है ना, इसको मैं ये क्लास पास कर देता हूँ। पहले तो उसका बटन का कलर वैसे यहाँ पर प्राइमरी हमने लिखा हुआ है, तो बूटस्ट्रैप के, ये बूटस्ट्रैप क्लास है ना, तो बूटस्ट्रैप के अंदर जो उन्होंने क्लास लिखी है बीटीएन प्राइमरी, उसके अंदर जो उन्होंने प्रॉपर्टी लिखी है उसके हिसाब से जो बटन का कलर है ना वो आई थिंक ये होना चाहिए ब्लू। तो अभी हमारा जो कलर है वो ब्लू होगा, ये आप देख सकते हैं लॉगिन कलर ब्लू है। तो अगर मैं यहाँ पर डेमो की क्लास अप्लाई कर देता हूँ, तो अब इसका कलर जो है ना वो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। रीलोड, वो देखें अब रेड हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से क्लासेस वर्क करती हैं। अब बूटस्ट्रैप यही चीज़ है कि उन्होंने ऑलरेडी क्लासेस लिखी हुई हैं, ठीक है, और कहाँ पर लिखी हैं, अब जब मैं ये थी अभी हमारी सीएसएस की दूसरी टाइप इंटरनल। अब चलते हैं एक्सटर्नल की तरफ। अच्छा, अगर किसी को क्लासेस का कंसेप्ट समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ ले, यहाँ तक अगर किसी का क्लियर नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले।
क्योंकि एंड के ऊपर फिर वो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहते होंगे। अगर यहाँ तक अगर किसी आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। क्यों जी? नहीं, क्लियर है। क्लियर है आपको अमाद? नो जी, चलो जी, ठीक है, गुड। ओके, ये थी हमारी इंटरनल सीएसएस। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए। एक तो ये आपने देख ली क्लास, एक होता है आईडी। ठीक है, उससे भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये लाइक अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ आईडी, एंड देन फिर मैं कर देता हूँ ये, और यहाँ पे बस सिंटैक्स थोड़ा चेंज होता है, काम आईडी के अंदर भी तकरीबन यही होता है। अगर इसकी आईडी अगर मैं रख देता हूँ डेमो, तो इस आईडी को बस एक्सेस करने में थोड़ा सा चेंज होता है। लाइक आईडी को हम, जैसे आईडी डेमो है ना, तो आईडी को हम एक्सेस करते हैं कुछ ऐसे हैश टैग से, ठीक है। लेकिन अगर क्लास है उसको हम डॉट से एक्सेस करते हैं, बस ये फ़र्क आता है, बाकी दोनों चीज़ें सेम ही है। सो मैं आईडी को यहाँ से, लेकिन हम क्लास ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से मैं जो जो मैंने सी एस एस अप्लाई की थी ना, मैं उसको अनडू कर रहा हूँ। ओके, हो गई, कंट्रोल एस एंड रीलोड। ठीक है, वापस अपनी हालत में आ गया। अच्छा, ये हमने देख ली थी यहाँ पर इंटरनल सी एस एस। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है कि हम अलग से फ़ाइल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक अलग से फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, और सी एस एस की हम फाइल यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे स्टाइल। इस नेम का इस फाइल का नेम जो मोस्टली कॉमन नेम यूज़ होता है ना, वो होता है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट सी एस एस होती है, जैसे पी एच पी की फ़ाइल की डॉट पी एच पी, एच टी एम एल की डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर जो सी एस एस की फ़ाइल होती है उसकी डॉट सी एस एस। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टाइल टैग अपने अलग से जो फाइल बनाई इसके अंदर स्टाइल टैग ओपन करते हैं, वैसे ही जैसे वहाँ पर ओपन किया था ना। अच्छा, यहाँ से खुद से टैग नहीं बन रहा, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टाइल एंड यहाँ पर फिर नीचे। बल्कि आई थिंक इसके अंदर स्टाइल टैग ओपन नहीं करना पड़ता, मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक इसके अंदर नहीं यूज़ करना पड़ता एक्सटर्नल सी एस एस में, इसके अंदर डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। फिर भी मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर लूँ। लेकिन मेरे पास कोई एक्सटर्नल फाइल पड़ी नहीं है, खैर हम लिख के दे लेते हैं प्रॉपर्टी। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर क्लास दे कहता हूँ डेमो किसी को। अच्छा, एक्सटर्नल सी एस एस कुछ इस तरीके से यूज़ होती है कि पहले हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। फिर जो फाइल बनाई होती है ना, इसको जहाँ पर यूज़ करना होता है, जैसे ये मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस बना ली। अब मैं इसको लॉगिन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ इस फाइल को। तो मुझे इस फाइल को ना यहाँ पर लिंक करवाना पड़ेगा। लिंक कैसे करवाना पड़ेगा, यहाँ पे लिंक करवाने के लिए लिंक टैग हम यूज़ करते हैं। लिंक, एक मिनट ज़रा, टैग लोड नहीं हुआ ऑटोमेटिकली, ये था लिंक। और यहाँ पर ये आर एल जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टाइल शीट क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका पाथ, तो ये रूट के अंदर ही पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर जस्ट मैं स्टाइल डॉट सी एस एस ही लिखूँगा, सक्सेस हो जाएगी आई थिंक। अगर किसी फोल्डर के अंदर होती, जैसे इंक्लूड में होती, तो फिर मुझे कुछ इस तरह से इसका लिखना पड़ना था, जैसे इंक्लूड स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो अभी तो ये रूट में ही पड़ी है ना। ओके, तो ये अब लिंक हो चुकी है हमारी फाइल। एंड यहाँ पे अब हम ना किसी को एक कंपोनेंट को ना क्लास दे जाते हैं कोई, या पहले क्लास हम लिख लेते हैं, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस में आ गए, यहाँ पर जी हम एक क्लास लिख लेते हैं, वही डेमो नाम रख लेते हैं इसका। और यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं यहाँ पर कोई ये वाला कर देते हैं। उसके बाद कलर, जब हम जस्ट कलर यूज़ करते हैं ना, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर तो नहीं थी प्रॉपर्टीज़ लोड हो रही है, लेकिन जहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बैकग्राउंड कलर, तो देखें प्रॉपर्टीज़ खुद से आ रही हैं, क्योंकि अब ये सी एस एस फाइल बनाई है ना, तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद वी एस कोड हमें दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वा मैरीन कलर सेट कर देता हूँ। उसके बाद कलर, कलर मीन फॉरग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मीन बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये ब्लू दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं ऑन हॉवर की, ऑन हॉवर, पता नहीं कैसे लिखते हैं, मुझे भूल गई हुई है, ऑन हॉवर।
असल में चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसका यही नुकसान है कि चीज़ें याद नहीं रहती। रुकने ज़रा। ऑन पावर। चलो ये भी चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। टाइम की बचत। हाउ टू राइट ऑन आवर प्रॉपर्टी। असल में चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको चीज़ों के नाम वगैरह आते हो ना, प्रॉपर्टीज़ के नेम, तो तभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको यूज़ करते हुए आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मैं कुछ चाहता हूँ, ये कुछ दे रहा है। खैर यहाँ पर मुझे जस्ट ये चीज़ चाहिए थी। अ, ये चीज़। तो इसके लिए जस्ट आई थिंक पावर यूज़ होता है। नहीं, गलत है। ओह सॉरी, ये अलग से एक प्रॉपर्टी है, इसको आई थिंक कुछ ऐसे तरीके से हमें करना पड़ेगा। डेमो एंड हावर, ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्लास का नेम या कंपोनेंट का नेम, फिर उसके बाद हावर लिखना पड़ता है। ये करता क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी कलर। कलर इसका हो जाएगा ऑन हावर पे ब्लैक, और लाइन के बाद ये भी लिखना होता है। और बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा येलो। ठीक है। अब ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है। क्लास मैंने बनाई है डेमो। ठीक है। अब मैं करता हूँ, मैं कुछ जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको ये डेमो क्लास देता हूँ जाके। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस से लॉगिन फाइल के अंदर। लॉगिन के अंदर ही हमने अटैच की थी ना ये फाइल। हाँ बिल्कुल, ये अटैच की थी। और यहाँ पर किसी को ये मैं क्लास पास कर देता हूँ डेमो। जैसे चलें इसको ही कर देते हैं हम, इसको नहीं, ए टैग को करते हैं क्लास डेमो। कंट्रोल एस। और अब मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे रिलोड। क्या हुआ भाई, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द लाइन, मैंने सिंटैक्स लिखने में कोई गलती कर दी है। लाइन नंबर 6 पे एरर है। क्या गलती की है मैंने, मे बी ये लिंक, ओहो, मैंने पीएचपी के अंदर लिंक टैग लिख दिया है। ये देखें, जब हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पर पीएचपी लिखेंगे, दिस इज़ पीएचपी ब्लॉक। ओके, ये पीएचपी ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या गलती की है, मैंने इसके अंदर ये HTML लिख दी है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और पीएचपी के नीचे यहाँ पे। अब ठीक है। ओके। अब देखें यहाँ पर कलर की हो रही है, लेकिन ये जैसे मैं इस पर जा रहा हूँ ये देखें ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये है हॉवर प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं। ओके। और कुछ इस तरीके से जो एक्सटर्नल CSS है ना वो वर्क करती है। ज़रा रिपीट कर दूँ, एक्सटर्नल CSS किस तरह काम करती है। पहले हमें एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है इसकी। ठीक है। फिर उस फाइल को, उस फाइल के अंदर जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी अपनी CSS लिखना चाह रहे हैं, जहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं, उस फाइल के अंदर जाके इस फाइल को हमें लिंक करवाना पड़ता है। जैसे अभी लॉगिन में, ठीक है, जितनी जितनी मर्ज़ी फ़ाइल के अंदर ये हमने लिख लिया ना स्टाइल डॉट CSS, अब इसको हम जितनी मर्ज़ी फ़ाइल में यूज़ कर सकते हैं। बस वहाँ पे जाके हमें ऐसे लिंक करवानी पड़ेगी ऐसे। ठीक है। लॉगिन के अंदर लिंक करवाई है, अगर इंडेक्स में करना चाह रहे हैं इंडेक्स में जाकर लिंक करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने जो क्लासेस यहाँ पर लिखी हैं, जिस जिस कंपोनेंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी मतलब उसके ऊपर आ जाए, बस उस कंपोनेंट के ऊपर जाके ये क्लास अप्लाई कर देनी है। ठीक हो गया। 1000 कंपोनेंट पे करो अप्लाई, 100 पे, करोड़ पे, जितने मर्जी। यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP में दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ पे एक और के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बटन कहाँ पे गया हमारा, ये था लॉगिन बटन।
तो इसके ऊपर वैसे काफ़ी सारी क्लासेस अप्लाई हुई हुई हैं। चले मैं एक और अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो ये कि फ़र्ज़ करें कि एक कंपोनेंट है उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई हैं। इंटरनल भी अप्लाई की है मैंने, यहाँ के लिख के बताता हूँ मैं आपको। इंटरनल, फिर मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल, और फिर मैं उसके ऊपर इनलाइन जो है ना, इनलाइन, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने उसके ऊपर अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारा जस्ट, हाँ ठीक है, ओके, ये देखें ओवर। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई की थी बटन के ऊपर, तो यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टीज़ काम करें। अच्छा, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये रजिस्टर है, इसी की एग्जांपल ले लें। अब मैं इन लाइन के अंदर बोल रहा हूँ कि इसका जो कलर होना चाहिए ना वो होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ब्लैक। मैं एक्सटर्नल के अंदर बोल रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल के अंदर कोई क्लास बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि कलर होना चाहिए जी रेड। ठीक है, फिर मैं जो इंटरनल सीएसएस है ना उसके अंदर मैं इस कंपोनेंट को गेट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसका कलर होना चाहिए जी ग्रीन। ठीक है, अब कौन सा कलर हमें शो होना चाहिए। ठीक है, ये इस केस के अंदर जो है ना, अगर ये केस हो जाए कि आप एक कंपोनेंट है, इसका कलर आप यहाँ पर भी डिफाइन कर रहे हो इंटरनल में, इसका कलर आप एक्सटर्नल में भी डिफाइन कर रहे हो, इसका कलर आप इंटरनल में भी डिफाइन कर रहे हो, तो जो सबसे हाई प्रायोरिटी होती है ना वो होती है इनलाइन सीएसएस के पास। यानी कि जो कलर आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे ना वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इंटरनल के पास। ठीक है, तो मैं प्रायोरिटी वाइज ही इसको ना यहाँ पर कर देता हूँ इंटरनल के पास, और जो सबसे कम प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सटर्नल के पास। ठीक है, इसके अंदर भी एक थोड़ा सा लोचा आता है, वो ये आता है, वो आता है इम्पोर्टेंट कीवर्ड का। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें एक्सटर्नल के अंदर हमने कोई प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ इम्पोर्टेंट, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है, अभी ये इसका भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने कभी इम्पोर्टेंट का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। ये यूज़ करें ना बहुत खपा देता है बंदे को, बंदा इसको यूज़ करके भूल जाता है कि मैंने यूज़ किया है। हाँ, कुछ ऐसे यूज़ होता है कि, लेकिन आई थिंक यहाँ पर नहीं, मे बी यहाँ पे इसको लिखना पड़े, पता नहीं कहाँ पे यूज़ होता है, कहीं आगे पीछे ही होता है। खैर, ये हमारे स्कोप में नहीं है इंपॉर्टेंट का कीवर्ड, लेकिन ये है कि अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर दूंगा फिर ये जो प्रायोरिटी है ना ये बाईपास हो जाती है। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यही है, ये इनलाइन के पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद इंटरनल के पास, और लीस्ट जो है ना वो एक्सटर्नल के पास होती है। एक मिनट ज़रा, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं ज़रा वो ले लूँ फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसकी जो प्रायोरिटी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसको, अच्छा यही वजह है, इस प्रायोरिटी की वजह से ही ना ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या था पहले मैं वो आपको बताता हूँ। जब हमने पहले कलर चेंज किया था इनलाइन के अंदर, सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, हो जा रिलोड। अच्छा, बटन के ऊपर भी लगी हुई है, ये क्लास में हटा दी यहाँ से, एंड अब रिलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर तो हमारे पास पहले ही आ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इनलाइन के अंदर इसका कलर चेंज किया था, या फिर रजिस्टर की एग्जांपल ले लें, इसका कलर हमने ब्राउन किया था कुछ देर पहले इनलाइन के अंदर, तो ब्राउन कलर अप्लाई हो गया था। हालांकि अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर पहले ही कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, इसके ऊपर इसका ब्लू कलर है, ठीक है, लेकिन वो ब्राउन हो गया था प्रायोरिटी की वजह से, इनलाइन हमने यूज़ कर दी थी। अभी ये जो कलर आ रहा है ये आई थिंक इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, और इसका जो कलर आ रहा है ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस से आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप का चक्कर समझ लें, अब आपको सी एस एस की टाइप्स का पता है, ठीक है, अब आपको क्लासेस का पता है। अब समझते हैं बूटस्ट्रैप को, क्योंकि हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो अब बूटस्ट्रैप को समझना बहुत ईजी है। बूटस्ट्रैप तो असल में क्या है, जिस तरह हमने ये फाइल बनाई ना स्टाइल डॉट सी एस एस, इस तरह ये कुछ फ्रंट एंड के इंजीनियर थे उठे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ़ाइल बना दी, ठीक है, वो फाइल लाइब्रेरी बना दी सी एस एस की, उसका नाम उन्होंने रख दिया बूटस्ट्रैप। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उस तरह जिस तरह हमने ये डेमो क्लास लिखी है इस तरह उन्होंने उसके अंदर हज़ारों क्लासेस लिख दी। ठीक है, लिटरली उसके अंदर कोई हज़ारों क्लासेस ही हैं। ठीक है,
उन्होंने क्लासेस लिख दी और उन्होंने लिख दी डिज़ाइनिंग। ओके। अब जिसको वो उन्होंने पूरा जो है ना प्रॉपर जो है ना वो क्लासेस लिखी हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि हम जिस तरह हमें नीड हो हम उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर डिज़ाइन कलर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनके अंदर आपकी कह लें पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लाइक जो कंपोनेंट को पोजीशन करते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। ये डिव जो है, ये इसको हम ये जो डिव है लॉग इन वाली, या फॉर्म देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर ये आपका अलाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरफ देखें सेंटर, इस तरफ सिर्फ देखें सेंटर। तो ये भी हमने जस्ट किया हुआ है बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ करते हुए। ठीक है। उसके बाद ये कलर अगर आप देख लें, ये भी बूटस्ट्रैप ने दिया हमें। ये ज़रा थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की फील्ड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CSS को डिसेबल करूँ ना, CSS डिसेबल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं बूटस्ट्रैप को डिसेबल करूँगा। तो अब जस्ट यानी कि HTML हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि CSS ने जो बूटस्ट्रैप है उसने किस हद तक इसको डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये जस्ट अब मैंने इसको रिमूव कर दिया CSS को। तो दिस इज़ जस्ट आवर HTML विदाउट बूटस्ट्रैप। ठीक है, कुछ इस तरीके से शो हो रही है। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पे इसको बंद कैसे करते हैं, ये मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ। इसको अप्लाई तो यहाँ से कर लिया, लेकिन आई थिंक रीलोड करना पड़ेगा। ओके। तो अच्छा, ये वो या जो मैंने टैक्स आपको लिख के दिखाया था प्रायोरिटी का, वो यहाँ पर शो हो रहा है नीचे। ओके। तो ये इस हद तक यानी कि हमें क्लासेस देता है। ठीक है, यानी कि इनको भी इनकी डिज़ाइनिंग जो मेन चीज़ दिखानी थी वो तो आपको दिखाई नहीं। ये देखें, जब हम HTML यूज़ करते हैं तो हमें सिंपल ये मिलती हैं, जैसे 1980 की वेबसाइट के अंदर, ओल्ड 90s की वेबसाइट के अंदर ये होती थी ना फील्ड, उस तरह की ये फील आ रही होगी आपको, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है उसके अंदर जो उन्होंने CSS लिखी है उसको अप्लाई करते हुए हम क्या अचीव कर सकते हैं ये। ठीक है जी। अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं, मैंने आपको बता दिया बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। प्री रिटन क्लासेस हैं CSS की, जो कि एक्सटर्नल फाइल के अंदर हमने लिखी हुई हैं। अब ये एक्सटर्नल फाइल जो है ना, इसके दो तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। एक तो हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी जो CSS की फ़ाइल है बूटस्ट्रैप की, bootstrap.css के नाम से आती है वो, उसको हम यहाँ पर रख के, जिस तरह हमने ये style.css रखी थी, इसी तरह से यहाँ पर डाउनलोड करके इसके अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि वो फाइल उन्होंने ऑनलाइन रखी हुई है। ठीक है, तो हम उसका ऑनलाइन फाइल का लिंक भी ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो तरीका है ना वो यही यूज़ होता है। मैं तो ये यूज़ करता हूँ ऑनलाइन वाला, इसको हम बोलते हैं CDN लिंक। यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, इंक्लूड के अंदर, यहाँ पे bootstrap.php के अंदर। ये आप देख सकते हैं हमने लिंक टैग यूज़ किया हुआ है। और ये स्टाइल शीट वैसे ही जैसे हमने CSS की अपनी ऐड की थी, उसकी REL प्रॉपर्टी स्टाइल शीट थी, फिर उसका पाथ था। ठीक है, अब ये इसका पाथ है बूटस्ट्रैप की फ़ाइल का, ऑनलाइन ये पाथ है, उसका लिंक आप ये देख सकते हैं जहाँ पर वो पड़ी हुई है। बूटस्ट्रैप फाइल का जो नेम है वो ये है, bootstrap.min.css, ये उसका नेम है। बाकी ये उससे पीछे जो भी आपको नज़र आ रहा है ये तो उसका पाथ है। एक्चुअल जो फाइल का नेम है वो ये है, bootstrap.min.css। अब चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, नीचे करता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। बूटस्ट्रैप एंड इसको हम ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट जो है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट इसकी जो है ना वो डेफिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप वर्जन भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे वर्जन जो है ना वो आए हैं प्रीवियस, और नेक्स्ट भी ये अपडेट होती रहती है लाइब्रेरी है, और नए नए वो क्लासेस अंदर ऐड करते रहते हैं। सो यहाँ पर
हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल अगर चाहिए हो तो वो यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप आऊँ तो ये देखें, स्निपेट्स हैं, काफ़ी सारे मिल जाते हैं। साइड बार है, साइड बार बोलते हैं इसको, आपको पता ही होगा। जो साइड के ऊपर शो होते हैं ना ऑप्शन, जैसे ये ऊपर शो हो रहे हैं, इसको हम नैव बार बोलते हैं। लेकिन जब साइड पे आ जाए तो फिर इसको बस साइड बार बोल देते हैं। ये नैव बार, और अगर साइड पे आ जाए साइड बार। उसके बाद ये कुछ इस तरह की चीज़ हमें मिल जाती है। देन ये कुछ हेडर्स मिल जाते हैं हमें। हेडर्स मतलब ये जो ऊपर शो होते हैं, इसको भी नैव बार भी बोलते हैं और हेडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से। और इनकी जो बूटस्ट्रैप है वो भी हमें मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर बिल्ट इन है ये, इसको यहाँ से कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर सकते हैं हम। इसकी बूटस्ट्रैप होगी मे बी यहाँ पे। नहीं, ये तो बूटस्ट्रैप का लिंक है। खैर यहाँ से कहीं से मिल जाती है, अभी मुझे याद नहीं है कि इसकी इनके जो बूटस्ट्रैप है वो कहाँ से मिलती है। ये तो एग्जांपल है, जस्ट शो हो रही है। मेन चीज़ है डॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सी क्लास आपकी यूज़ होगी। तो यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ें हैं ना, पहले उनके ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कलर। ठीक है, तो ये देखें, ये हमें ना काफ़ी सारे कलर्स प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन कलर। अगर किसी चीज़ का हम कलर करना चाहे, यहाँ पर ना नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर हम ब्लू कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसका कलर जो है ना वो प्राइमरी करना पड़ेगा। जैसे ये देखें ज़रा, ये चीज़ के ऊपर ज़रा आपने फोकस करना है। आप लॉगिन, लॉगिन बटन की ही एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो क्लास लगी हुई है ना बूटस्ट्रैप की, बीटीएन। बीटीएन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने बताना हो बटन है। ठीक है, ये इसका कमाल क्या है ये देखना ज़रा, यहाँ पर ना ए टैग जो है ना, ये जस्ट लाइक अ लिंक शो हो रहा है अभी। ये देखिए लिंक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बीटीएन क्लास अप्लाई करूँगा ना तो ये बटन बन जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लास, इसी को चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी एंड कंट्रोल वी। अब आप देखेंगे कि वो जो था ना, ये भी बटन बन जाएगा। वो देखो, काफ़ी बड़ा बटन है, और सेम टू सेम वो जिस तरह लॉगिन का था उस तरह उसकी वहाँ पे उसकी पोजीशनिंग भी वही हो गई, उसका साइज़ भी वही हो गया। खैर इसको हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, जैसे विड्थ 100 दी हुई है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। बी टी एन एल जी है, बी टी एम हम इसको एस एम कर देते हैं, एस एम मीन स्मॉल, एल जी मतलब लार्ज। अब ये छोटा सा हो जाएगा, वो देखो। ठीक है, ओके। अच्छा, कलर की बात करते हैं। कलर यहाँ पे हमने कहा है प्राइमरी, बी टी एन प्राइमरी। अगर टेक्स्ट होता तो यहाँ पर क्लास होनी थी टेक्स्ट प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब है ब्लू कलर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर सक्सेस लिखता हूँ, सक्सेस का मतलब है इसके बूटस्ट्रैप के अंदर जिन्होंने क्लासेस लिखी हुई हैं, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप के अंदर जिन्होंने क्लास लिखी होगी ना बीटी एन सक्सेस, उसके अंदर उन्होंने लिखा होगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ओके, तो अब क्या होगा, इसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस मीन ग्रीन। एंड ये बिल्ट इन के कलर्स हैं कुछ, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा काम है, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। बीटीएन सक्सेस के बाद अगर अच्छा जी, अगर रेड करना है, रेड के लिए यूज़ होती है क्लास बीटीएन डेंजर। ठीक है, यानी कि वो जो कलर का जो है ख़ास तौर पे जो है वो कीवर्ड वो डेंजर होगा रेड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका जो ऊपर कलर शो हो रहा है, ये वाला लॉगिन का, यहाँ पर ये H3 यहाँ पर टैग हमने यूज़ किया है लॉगिन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैग सेंटर। और यहाँ पर इसका कलर क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल ये रहा। इसकी डिव के अंदर, ये जो इसकी डिव है, डिव के अंदर हमने एक्चुअली H3 को प्लेस किया हुआ है। और इसकी जो डिव है ना, इसके अंदर हमने बोला हुआ है बीजी प्राइमरी। तो अगर मैं इसको बीजी कर दूँ डार्क, तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा वैसे। ये देखें, डार्क का मतलब होता है ब्लैक कलर। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्राइमरी मतलब ब्लू, सेकेंडरी मतलब ग्रे, सक्सेस मीन ये, बाकी आप कलर देख सकते हैं यहाँ पे, डार्क मीन ब्लैक। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है ना वर्क करती हैं। ओके, बाकी इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ है, जैसे अच्छा बिल्ट इन कलर ना बस यही है। ठीक है, ये एक दो तीन जितने आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्ट इन कलर बस यही है।
अगर आप खुद से कोई कलर अपना चेंज करना चाहते हैं, फिर आपको बूटस्ट्रैप की जो जो फाइल है ना, आ, इसको लोकली डाउनलोड करना पड़ता है। और इसके अंदर ये एक आती है, एक चीज़ इन्होंने रखी हुई है, सैस सैस वेरिएबल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स का ये होता है कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। फिर कलर्स वगैरह अगर चेंज करना हो या इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल के अंदर, प्री रिटर्न जो इनकी क्लासेस हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो, तो सैस वेरिएबल लिखने पड़ते हैं। मैंने कभी लिखे नहीं है, ना मैंने कभी इसको यूज़ किया, जस्ट आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, बाकी ये कलर मूड्स भी जो है ना, ये बिल्ट इन आते हैं कलर मूड इसके। डार्क मूड आता है एक, जैसे हम्म, ये भी वैसे मैंने कभी नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। डार्क है और एक लाइट है, ये दो थीम आते हैं इनके। उसके बाद कंपोनेंट्स आ जाते हैं। दिस इज़ एन कंपोनेंट के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं खास। ये कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं। सी एस एस वेरिएबल आ जाते हैं, नॉट इन आवर स्कोप। अच्छा, उसके बाद आ जाती है लेआउट, ठीक है। लेआउट मतलब पोजीशनिंग वगैरह जो है, इसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम इन्होंने दिए हुए हैं लेआउट के, जैसे ये जी इंडेक्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो मोस्टली यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा, कौन सा यूज़ होता है जी, ये वाला सिस्टम, रो रो और कॉलम सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। ये यहाँ पर आ जाता है ग्रिड सिस्टम, एक्चुअली इसको बोलते हैं ग्रिड। ये रहा ग्रिड, आई थिंक ग्रिड ही है ये। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, पूरे पेज को रोज़ और कॉलम के अंदर डिवाइड किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस के अंदर जो हमारा पूरा पेज है ये 12 कॉलम के अंदर डिवाइड होता है। लाइक दीज आर 12 कॉलम, यहाँ से लेके इतना, ये सारा जो है स्क्रीन आपको नज़र आ रही है 12 कॉलम। बाकी वो हम फिर असाइन कर देते हैं। लाइक अगर अगर किसी, ये जो साइड बार है ना, अगर मैं यहाँ पर इस पेज की बात करूँ जो भी आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसको नोटिस करें तो यहाँ पर ये सिस्टम अलग है, ये साइड वाला अलग है, और ये साइड अलग है, ठीक है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें ना, तो ये जो साइड है ना, इसको हमने 4 कॉलम में भी, 4 नहीं 3 कह लें, 3 इसको दिए होंगे, 3 इसको दिए होंगे, बाकी इसको दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने 12 कॉलम को जो है ना डिवाइड किया, यानी कि 6 कॉलम इसको, 3 इसको, 3 इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये पेज जो है ना डिवाइड हुआ है। तो हम कॉलम्स को और रोज़ को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये जो चीज़ बनाई हुई है यहाँ पर, कॉलम कॉलम एंड कॉलम, तो अगर आप इसको पूरा एक एचटीएमएल पेज के तौर पे लें, तो इसको कुछ इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, देखें। यहाँ पर पहले उन्होंने एक मेन डिव बनाई हुई है, मेन डिव मतलब ये सारी यहाँ से ले कितनी, ओके। और इसको उन्होंने बोला हुआ है कंटेनर। और यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर का मतलब है कि जो भी इसके अंदर चीज़ आएगी वो सेंटर में आएगी, ठीक है। इस यहाँ पर टेक्स्ट आप देख सकते हैं सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं डिव क्लास रो। अब यहाँ पर ये एक पूरी रो ले रहे हैं। जब हम जस्ट रो लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है 12 की 12 रोज, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम बना रहे हैं, कॉल कॉल और कॉल, एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरा कॉलम। और जब हम कॉलम की विड्थ को स्पेसिफाई नहीं ना करते, कि सॉरी ये हम रो ले रहे थे यहाँ पर, ये सारी रो। और यहाँ पर जब हम कॉलम को स्पेसिफाई नहीं ना करते, लाइक हम ये नहीं बोल रहे कि कॉलम 6 या कॉलम 2 या कॉलम 3, तो फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे 3 कॉलम ले रहे हैं तो तीनों कॉलम को उसने इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तीनों की सेम जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम चेंज करेंगे तो वो फिर उस हिसाब से ये छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। कॉल 6 लिखेंगे तो वो 6 कॉलम ले लेगा, बाकी जो है फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे 3 3 पे। या अगर 2 बोल देंगे, चलो एक 2 का हो जाएगा, वो थोड़ा और छोटा सा हो जाएगा। और फिर जो एंड वाला होगा, अगर उसको हम कुछ भी ना कहेंगे तो वो अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो ये ग्रिड सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। ये ग्रिड्स पोजीशनिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं, लेआउट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे आएँ, और क्या है हमारे पास, हाँ ये इमेजेस की इमेजेस हैं, रिस्पॉन्सिव इमेजेस, ये कुछ इस तरीके से होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। रिस्पॉन्सिव इमेजेस बस ये होती हैं कि अगर पेज को छोटा करें इमेज छोटी, पेज को बड़ा करें इमेज बड़ी साथ। उसके बाद आते हैं टेबल्स। टेबल के अंदर भी आपको ये क्लासेस लगी हुई नज़र आएंगी कुछ हमारी, यहाँ पर तो नहीं होगी। ये स्ट्रिप्ड टेबल है, मतलब स्ट्रिप टेबल हम इसको बोलते हैं, स्ट्रिप्ड। एक रो का कलर और दूसरी का और, फिर वो ये
रीडेबिलिटी के लिए मतलब बेस्ट रहता है। तो ये क्लास जो यूज़ होती है वो होती है टेबल स्ट्रिप्ड की, हम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये क्लास है ना, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइम भी बहुत थोड़ा रहेगा तो इसको मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ। और ये अभी टेबल स्ट्रिप की क्लास हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ कि एज एडमिन लॉगिन करता हूँ, admin@mail.com एंड एडमिन लॉगिन। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना किसी ऐसे पार्ट पे जाता हूँ जहाँ पर टेबल शो हो रहे हों, जैसे ये देखें। अच्छा, वो पहले से हमने स्ट्रिप टेबल यूज़ किया हुआ है, ये देखें ज़रा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये कौन सी फाइल अभी चल रही है देखें ज़रा, मैनेज बुक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, ये ऊपर से आप देख सकते हैं मैनेज बुक डॉट पी एच पी। तो इसका जो सारी स्टाइलिंग है वो यहाँ पर ही होगी मैनेज बुक डॉट पी एच पी के अंदर। यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनेज बुक डॉट पी एच पी, मैनेज बुक जी, मैनेज बुक, ये है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आते हैं और ये हमारा वो टेबल है जहाँ पर बुक्स हमारी रिट्रीव होके शो हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल की प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, पहली लगी हुई है टेबल स्ट्रिप्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रोज़ के कलर जो है ना वो दो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी तरीके से काम करती है। बाकी आप यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट ना रीड कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख सकते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, जिसके अंदर आपको वो सर्च कर रहे हैं बूटस्ट्रैप फॉर द बिगनर्स। तो जितना मैंने आपको समझा दिया ना, आपके लिए अगर बूटस्ट्रैप को आप मज़ीद सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी ये यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। मैं किस किस की अब आपको यहाँ पे बात करके बताऊँ, बटन्स के चलो आप देख लो। बटन का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये देखें क्लास बी टी एन यूज़ होती है। ठीक है। उसके बाद अगर कलर स्पेसिफाई करना चाहें, बी टी एन, बी टी एन प्राइमरी, बी टी एन सेकेंडरी, बी टी एन सक्सेस, ऑल दीज कलर्स। बाकी और भी जितना आप आगे जाते जाएंगे आपको एडवांस चीज़ें मिलती जाएंगी। अगर इस तरह के बटन यूज़ करना चाहते हैं होवर इफेक्ट के साथ, फिर वो कुछ इस तरह आ जाता है, बी टी एन आउटलाइन प्राइमरी ये हो जाएगा, बी टी एन आउटलाइन सेकेंडरी ये हो जाएगी चीज़, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये थी हमारी बूट स्ट्रैप। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको, अब आते हैं अपने असल टॉपिक की, जैसे हमने बूट स्ट्रैप को क्यों सीखा, ये आपको सारा कुछ बताने का मकसद क्या था, उस चीज़ की तरफ अब आते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपको सुपरवाइज़र बोलता है जी आप ये जो एड बुक का जो कलर है ना ये मुझे चेंज करके दिखाओ। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ जिस भी कंपोनेंट का आपको कलर चेंज करने का बोर है, सबसे पहले तो आपको उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए कि इसकी हमने डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग हमने कहाँ पे लिखी, ये आ कहाँ से रहा है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है ना पीएचपी के अंदर, वो ये है कि आप ऊपर ये लिंक देख लें। लिंक के अंदर आखिर के ऊपर आपको आपकी फ़ाइल का नेम मिल रहा होता है, मैनेज बुक डॉट पी एच पी। ठीक है। कहीं भी जाता हूँ जैसे व्यू रिव्यूज़, तो इस पेज ये जो सारी डिज़ाइनिंग कहाँ से आ रही है, यहाँ से व्यू रिव्यूज़ डॉट पी एच पी। हाँ, कुछ फाइल्स होती हैं जो यहाँ से नहीं आ रही होंगी, जैसे यहाँ पर ये हमारी ये नेव बार, इसको हमने नेव बार आई थिंक इस नाम से कोई फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, ये है इंक्लूड के फोल्डर में नेव बार डॉट पी एच पी। तो नेव बार का कोड बस यहाँ पर है, बाकी जो भी लिंक वहाँ से आपको शो होगा उसी के अंदर है। जस्ट नेव बार, तो ये हर पेज के ऊपर शो होनी थी, तो इसलिए मैंने इसको एक ही दफ़ा एक फ़ाइल के अंदर लिख लिया, और इसको मैं हर फाइल के अंदर जस्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। तो नेव बार का जो कोड है ना वो आपको इंक्लूड का जो फोल्डर है इसके अंदर नेव बार डॉट पी एच पी के अंदर मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो उसका नेम शो हो रहा होगा। तो अब फ़र्ज़ करें वो आपको बोलते हैं अच्छा ये जो डिलीट का बटन है ना, ठीक है, इसका मुझे कलर चेंज करके दिखाओ। तो आपने यहाँ से देखना है अच्छा मैं कहाँ पे हूँ, सबसे पहले आपने ये देखना है रिव्यूज़, व्यू रिव्यूज़ डॉट पी एच पी। अब यहाँ पर आएंगे व्यू रिव्यूज़ डॉट पी एच पी, एंड यहाँ पर आप उसको फाइंड करेंगे कि ये डिलीट का बटन। अच्छा, आप उस फाइल में तो पहुँच गए, अब उस फाइल के अंदर ये बटन कहाँ से आ रहा है। तो ये बटन जनाब हमारा, आप नीचे आएंगे, वैसे आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे एफ कंट्रोल एफ प्रेस करें और यहाँ पर आप सर्च करें डिलीट, जो नेम यहाँ पर आपको शो हो रहा है डिलीट का। लेकिन मोस्टली सुपरवाइज़र कंट्रोल एफ यूज़ नहीं करने देते। ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट ये तो आ गया हमारा, ये बटन नहीं है, आपको भी पता लग रहा होगा, ये तो पीएचपी हमने लिखी हुई है। ठीक है। और
कॉल बंदा फिर से कर रहा है, हम इसको जल्दी से ना ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करते जाएं तो ये देखें हम डिलीट के बटन पे फाइनली आ चुके हैं। ये डिलीट का बटन है हमारा। ओके, यहाँ पर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगी हुई है। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हम तब लगाते हैं जब हमने कोई उसको चीज़ जो है ना, कोई फंक्शन वगैरह रन करना हो। तो यहाँ पर हम आगे डिलीट के बटन पे, और यहाँ पर इसकी क्लास आपने ढूंढ लेनी है, ये आगे क्लास। और यहाँ पर लिखा हुआ है डेंजर। डेंजर को मिटा के जो वो कलर आपको बोले, अगर ग्रीन कहता है तो आपका सुपरवाइजर, तो आपने सक्सेस लिख देना। कंट्रोल एस, एंड अब मैं वापस जाता हूँ, रीलोड करता हूँ। अच्छा, ये है कि आपने हर चेंजिंग के बाद, अगर आपने कोई चेंजिंग की है, कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आके रीलोड कर देना है। तो अब वो जो बटन है वो ग्रीन हो गए। और दोनों बटन क्यों ग्रीन हो गए हैं? कि यहाँ पर हर रो के अंदर बटन जो है वो लूप के थ्रू पुट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके नीचे भी अगर कोई रो आएगी तो वो लूप के थ्रू बटन पुट होगा। तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो यही वाली पुट होगी, ठीक है। उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो यही वाली आएगी, ठीक है। इसलिए हर रो जो बटन है वो अ, हर बटन ग्रीन ही शो होगा। इस तरह से आप कंपोनेंट को ढूंढ सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें, एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ फिर हम क्लास को एंड करते हैं। फ़र्ज़ करें वो आपको कहते हैं यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन ऐड करके दिखाओ नेव बार के अंदर। अगर तो आप एज आ एडमिन लॉगिन है तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा आप एज एडमिन लॉगिन है या आप एज आ यूज़र लॉगिन है। क्योंकि दोनों की नेव बार, यहाँ पर मैं नेव बार फाइल में जाकर आपको समझाता हूँ, फिर समझ लगेगी। ये देखें, यहाँ पर हमने कहा है इफ़ इज़ सेट एडमिन। तो ये पहले एडमिन की नेव बार है, वो ये देख रहे हैं हमारा फंक्शन कि क्या जो यूज़र है वो एज आ एडमिन लॉगिन है या एक रेगुलर कस्टमर के तौर पे लॉगिन है। तो अगर तो एडमिन के तौर पे लॉगिन है फिर उसकी नेव बार ये शो होगी, डैशबोर्ड जो अभी ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एज आ रेगुलर यूज़र लॉगिन करेंगे फिर आपको कुछ और ही शो होगा। तो ये आपने देख लेना है। अब फ़र्ज़ करें वो आपको कहता है, अच्छा यहाँ पर उसको ये नज़र आ रहा है रिव्यू, व्यू रिव्यू है, वो कहता है इसके आगे मुझे कोई और ऑप्शन ऐड करके दिखाओ। तो आपने ये करना है, ऐसे आए नेव बार में आए और यहाँ पर आप देखें कि व्यू रिव्यू कहाँ पे है। ये अच्छा जी ये है। आप क्या करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ से एल आई से लेके इसको ऐसे कॉपी करें। ये एल आई को लिस्ट, एल आई मतलब लिस्ट आइटम, ओके। ये कंपोनेंट जो एल आई इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम, इसको कॉपी करें, नीचे आएँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और जो वो नेम बोल रहे हैं ना वो यहाँ पर आपने लिख देना है। फ़र्ज़ करो वो आपको यहाँ पर बोलते हैं जी कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखते हैं यहाँ पे, और इसको रीलोड कर दें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का शो होगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो रिव्यू रिव्यू के ऊपर क्लिक करने को मिलेगा वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उसका लिंक जो है ना वो तो हमने वही लिखा हुआ है ना, व्यू रिव्यू डॉट पी एच पी। तो अगर आप एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख दें कॉन्टैक्ट, कॉन मतलब फाइल हम बनाएंगे अभी, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल कर दें या पी एच पी कर दें, दोनों चलेगा। चले मैं यहाँ पर एच टी एम एल कर देता हूँ, ठीक है, सिंपलैरिटी के लिए जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप फिर ये फाइल बना देंगे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, नीचे कर दूंगा, रीलोड करूँगा। और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें वो जो फाइल बनाई थी वो शो होगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है ना वो इतना ही काफ़ी है। और एक दो चीज़ें रह गई हैं वो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वो आपकी लास्ट क्लास होगी। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर। क्लियर है, ओके। नो ठीक है, हम आज आप भी कह रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बाकी एक दो स्टूडेंट ने आज क्लास नहीं ज्वाइन की, चलें वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे और ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी सुबह तक इंशाल्लाह, ओके।